नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है महासागरीय धाराएं या ओशनिक करंट। तो आइए शुरू करते हैं कि महासागरीय धाराएं किसे कहा जाता है या ओशनिक करंट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, महासागरों सागरों में जल की एक विशाल राशि, ध्यान दीजिएगा, महासागरों और या सागरों में जल की एक विशाल राशि का निश्चित दिशा में जो होने वाला प्रवाह होता है उसे ही कहा जाता है महासागरीय धारा। क्लियर है। उल्लेखनीय है कि महासागरीय धाराएं धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों की समान होती है। क्या होती है, किसके समान होती है? नदियों की समान होती है। जिस तरीके से धरातल पर नदियों का फ्लो होता है, एक निश्चित दिशा में फ्लो होता है तथा उसके दोनों किनारों में तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से महासागरों में भी जल की एक विशाल राशि का निश्चित दिशा में फ्लो होता है। और इस महासागरीय धाराओं की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि इसके दोनों किनारों पे जल का जो भाग होता है वो स्थिर होता है। साथ में महासागरीय धाराओं के नीचे का जो भाग होता है, नीचे का जो जलीय भाग होता है वह भी स्थिर होता है। तो महासागरीय धाराओं की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। उल्लेखनीय है कि महासागरीय धाराओं को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि महासागरों में जो प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं उनको कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है, तो इसे हम 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। एक को फ्लो कहा जाता है, दूसरा है करंट या धारा, और तीसरा होता है विशाल धारा। फ्लो यानी कि प्रवाह किसे कहा जाता है? जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल अग्रसर होता है या आगे बढ़ता है तो उसे कहा जाता है प्रवाह। इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह। ये प्रवाह का एग्जाम्पल है। प्रवाह, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवाह किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे कि महासागरों में जब जल की गति पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर होती है तो उसे हम कहते हैं फ्लो। दूसरा होता है धारा या करंट किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी गति जो होती है वह प्रवाह से अधिक होती है। और सागरों की यह सामान्य विशेषता है। देखिएगा, महासागरों में जितनी भी प्रकार की करंट चलती है उसमें से जो प्रवाह जो होती है, प्रवाह से गति जो है धारा की अधिक होती है, और यह सागरों की एक सामान्य विशेषता के रूप में जानी जाती है। तीसरा होता है विशाल धारा या स्ट्रीम के नाम से जानते हैं आप लोग। गल्फ स्ट्रीम का नाम सुने होंगे, जिसे यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह होता है कि जब सागरों में या सागर का अत्यधिक जल जो होता है वो नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तथा इसकी स्पीड भी सर्वाधिक होती है, तो ऐसी ही धारा को स्ट्रीम या विशाल धारा के नाम से जाना जाता है। आप गल्फ स्ट्रीम इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब महासागरीय धाराओं के प्रकार, तापमान के आधार पर अगर देखा जाए तो महासागरों में जो जलधाराएं प्रवाहित होती है उसे 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक होता है गर्म जलधारा और दूसरा होता है ठंडी जलधारा। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, अगर आपको नहीं मालूम है, नहीं याद है, तो सिर्फ इसका आप लोकेशन देख लीजिए। अगर कोई भी जलधारा, सामुद्रिक जलधारा जो है उसकी प्रवाह अगर इक्वेटोरियल एरिया से उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जा रही है या ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जा रही है, या आप कहेंगे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जा रही है, तो वह जलधारा जो होती है वह गर्म होती है। क्योंकि इन क्षेत्रों में जो होता है सालों भर सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है, लंब पड़ती है, तो सूर्य के तापमान के कारण इन क्षेत्रों में क्या होता है कि सागरों का जो जल होता है वह गर्म हो जाता है। और जब यह गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती है तो वहां के तापमान को भी बढ़ा देती है। तो ऐसी जलधारा जो है गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। ठंडी जलधारा किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में चलती है उसे ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए कोई जलधारा उपध्रुवीय क्षेत्र से या ध्रुवीय क्षेत्रों से इक्वेटोरियल एरिया में या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रही है, तो ऐसी जलधाराएं ठंडी जलधारा होती है। इनके जल का तापमान जो होता है मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं मार्ग में आने वाले स्थलों के तापमान को भी कम कर देती है या घटा देती है। अगर इसको हम मैप में देखना चाहें कि कौन सी जलधाराएं किस प्रकार ठंडी और गर्म होती है, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो एरिया है ये आपका 0 डिग्री का एरिया है,
ये देखिएगा 0 डिग्री का एरिया, जिसे हम निम्न अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई जलधारा यहां से चल रही इस तरीके से ऊपर की ओर चल रही है तो मान के चलिए कि यह जलधारा जो है वह गर्म जलधारा के रूप में होगी, और अगर इधर भी कोई जलधारा आ रही है इस तरीके से तो यह गर्म जलधारा के रूप में होगी, क्योंकि यह देखिएगा यह निम्न अक्षांशों से किधर जा रही है, उच्च अक्षांशों की ओर जा रही है। तो ऐसी जलधाराएं जो होती है वो गर्म जलधाराएं होती है। लेकिन अगर कोई जलधारा ऊपर से आ रही है अर्थात उपध्रुवीय क्षेत्र से या ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है, आप इसको मैप में इस तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई जलधारा इस तरीके से आ रही है उपध्रुवीय क्षेत्रों से या ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है तो ऐसी जलधाराएं जो होती है वह ठंडी होती हैं। ये आपको फ्लो यहां भी होगा, ये ठंडी जलधाराओं का एग्जाम्पल है। ये ठंडी जलधाराएं सामान्यतः ये उपध्रुवीय क्षेत्रों में और उपध्रुवीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशों की ओर आती है। क्लियर है? तो ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराओं के बारे में आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि महासागरीय धाराओं का अध्ययन हम मुख्यतः महासागरों के संदर्भ में करते हैं। और कौन कौन से महासागरों के संदर्भ में? तो अटलांटिक महासागर ओशनिक करंट का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रशांत महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करेंगे और फिर हिंद महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है उसको हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। पहला है गर्म जलधारा और दूसरा है ठंडी जलधारा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी गर्म जलधारा है और कौन कौन सी ठंडी जलधारा है तो आप पहले तो इसको आप डिनोट कर लें, आप दिमाग में बैठा लें कि उत्तरी गर्म जलधाराओं का एक लिस्ट है। उत्तरी विषुवतरीय धारा, दक्षिणी विषुवतरीय धारा, कैरेबियन जलधारा, एंटाइल्स की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वे की जलधारा, इर्मिंगर धारा, रेनेल धारा, ब्राजील की धारा और विपरीत विषुवतरीय जलधारा। ये जलधाराएं जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, अर्थात इन 12 जलधाराएं यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म है। और जहां तक ठंडी जलधारा की बात है तो ठंडी जलधाराएं अटलांटिक महासागर में मुख्य रूप से 5 है। ये है लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा, पश्चिमी पछुआ पवन प्रवाह और मेंगुला की धारा। अगर हम इनको मैपिंग में करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक लिस्ट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप मैपिंग में कर लें और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कौन सी जलधाराएं हैं, किधर फ्लो कर रही है, फ्लो दिशा क्या है, ठंडी है, गर्म है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक मैप से ये आपका सारा क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं मैपिंग इसका कि कैसे हम समझेंगे कि कौन सी धारा ठंडी है, गर्म है और उसका नाम क्या है। क्लियर है? तो एक वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में मुख्य रूप से हमको अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करना है। तो ये ध्यान देगा, यह अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को के अध्ययन के लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं जो इक्वेटोरियल एरिया का क्षेत्र है, 0 डिग्री की रेखा है। यह रेखा जो है 0 डिग्री विषुवतरीय क्षेत्र है। क्लियर है? इसके आधार पर हम महासागरीय अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने बता दिया था कि जो जलधाराएं इक्वेटोरियल एरिया के आसपास होती है उसे गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिएगा एक जलधारा इस तरीके से फ्लो कर रही है। चूंकि यह जलधारा विषुवत रेखा के उत्तर में फ्लो कर रही है इसलिए इसका नाम है उत्तरी विषुवतरीय जलधारा। ये जलधारा, इसका क्या नाम है? उत्तरी विषुवतरीय जलधारा। इसको अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। इस जलधारा का नाम है उत्तरी विषुवतरीय जलधारा। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, यहां देखिएगा ये एरिया जो है, यह जो भाग जो है यह कैरिबियन द्वीप है, या जिसे आप कहेंगे वेस्ट इंडीज का जो भाग है कैरिबियन द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। इसको मैं एक अलग कलर के रूप में शो कर देता हूं, यह कैरिबियन द्वीप है। क्लियर है? कैरिबियन द्वीप। यहां पर जब ये जलधाराएं आती है तो क्या होता है कि यह 2 भागों में बढ़ जाती है कैरिबियन द्वीप से टकराकर। एक इसके पश्चिम की ओर चलती है, एक इसके पूर्व की ओर चल रही है। देखिएगा ये पूर्व की ओर चल रही है और एक इसके पश्चिम की ओर से आगे प्रवेश करके कैरिबियन सागर में इंटर करते हुए यह सीधे गल्फ ऑफ मैक्सिको में चली जाती है। यह भाग जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको का भाग है और यह फ्लोरिडा राज्य अमेरिका। क्लियर है? तो यहां तक पहुंचती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब उत्तरी विषुवतरीय धारा जो है आगे बढ़ते हुए वेस्ट इंडीज द्वीप या कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपों से टकराती है तो 2 भागों में बढ़ती है। तो 2 भागों में बढ़ने के बाद जो धारा वेस्ट इंडीज द्वीप के पूर्वी भाग से होकर चलती है उसका नाम है एंटाइल्स की धारा, और जो धारा जो है वेस्ट इंडीज द्वीप के पश्चिम से होकर कैरिबियन सागर में प्रवेश करते हुए मैक्सिको की खाड़ी में एंटर करती है उस जलधारा का नाम होता है कैरिबियन की जलधारा, कैरिबियन जलधारा। क्लियर है?
तो 3 जलधाराएं हम समझ लिए। पहला है उत्तरी विषुवरेखीय धारा, दूसरा है एंटाइल्स की धारा, और तीसरा है चूंकि कैरिबियन सागर में इंटर कर रही है इसलिए इसका नाम है कैरिबियन की जलधारा। यहां पर जब ये इंटर करती है तो उसके बाद यहां पर का जो जल का तापमान, यहां का जो जल होता है इसका तापमान, इसका लेवल काफी ऊंचा हो जाता है। इस एरिया में जल का लेवल जो होता है अटलांटिक महासागर के अन्य क्षेत्रों के लेवल से, सी लेवल से अधिक हो जाता है। क्योंकि सारी जलधाराएं इधर आ रही है तो यहाँ पर क्या है कि जमीन का तटवर्ती क्षेत्र पड़ता है जो यहाँ जल को आगे बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण यहाँ का सी लेवल ऊंचा हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहां से जलधाराएं फ्लोरिडा की होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक जलधारा फ्लोरिडा जल संधि से आगे बढ़ती है और इसका नाम पड़ जाता है फ्लोरिडा की जलधारा। 4 नंबर हो गया फ्लोरिडा की जलधारा, यह हो गया फ्लोरिडा की जलधारा। इसके बाद फ्लोरिडा की जलधारा जब आगे बढ़ती है और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचती है तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या होता है, एंटाइल्स की धारा और फ्लोरिडा धारा आपस में मिल जाती है और मिलने के बाद एक विशाल धारा का जन्म होता है जिससे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। तो यह 5वीं जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, यह 5वीं जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। यहां पर यह इंटर कर रही है गल्फ स्ट्रीम। क्लियर है? यह काफी विशाल धारा है जो आगे की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। यहां पर क्या होता है कि 40 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री का अक्षांश क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में क्या होता है, पछुआ पवन का प्रभाव होता है जिसकी दिशा जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो इस पछुआ पवन के प्रभाव के कारण यह जो है इधर की ओर मुड़ती है, इधर की ओर मुड़ती है और खुले महासागरों में अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आगे की ओर बढ़ती है और आगे की ओर बढ़ने के बाद यह यूरोप के तट से टकराती है। ध्यान दीजिएगा, जो जलधारा उत्तरी अटलांटिक के बीचों बीच से होकर फ्लो कर रही है इसका नाम है, चूंकि यह पवन पछुआ पवन के कारण पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसका क्या नाम पड़ गया, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यह जलधारा जो है आगे की ओर बढ़ती है और यूरोप से टकराकर यह कई शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा नॉर्वे की तट की है, देखिए नॉर्वे का तटीय क्षेत्र है, यह नॉर्वे का भाग है, तो नॉर्वे के तटीय क्षेत्र में आ जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है नॉर्वे की जलधारा। ये नॉर्वे तट पर आ रही है तो नॉर्वे। एक जलधारा आगे बढ़ती है, यहाँ आइसलैंड, देखिए आइसलैंड का भाग है, आइसलैंड है, यहां आकर इसके पास आ रही है तो इसका नाम हो गया इरमिंगर की धारा। 8वां नंबर हो गया इरमिंगर की धारा, यह इरमिंगर की धारा है। यही धारा आगे फ्लो करते हुए यहां से एक जलधारा फ्लो करती है, यहां से एक जलधारा फ्लो कर रही है जिसका नाम है ग्रीनलैंड की धारा, जो ठंडी जलधारा है, इससे आकर मिल जाती है। यहां पर आर्कटिक महासागर और बिफिन की खाड़ी से होते हुए एक जलधारा चल रही है, काफी महत्वपूर्ण जलधारा है जिसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा। यह काफी महत्वपूर्ण जलधारा है जिसे लेब्राडोर की धारा या ठंडी धारा के रूप में जानी जाती है। यहां पर यह जब जलधारा आती है, इस क्षेत्र में जब आती है जलधारा, तो गल्फ स्ट्रीम से इसका सम्मिलन होता है न्यूफाउंडलैंड के तटीय क्षेत्रों में, जिसके कारण यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा का संगम होता है और गर्म और ठंडी जलधाराओं के संगम के कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में मछली का काफी अधिक विकास होता है। और मछली के विकास का प्रमुख कारण क्या है कि गर्म और ठंडी जलधाराएं एक विशेष प्रकार के पौष्टिक घास को डेवलप करती है जिसका नाम है प्लैंकटन। तो इस क्षेत्र में प्लैंकटन का विकास काफी अधिक होता है जिसके कारण इस क्षेत्र में मछलियों का भी काफी अधिक विकास होता है और इसी कारण इस क्षेत्र में मत्स्य उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। और यहाँ पर एक बने बैंक जो है उसका नाम है ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक, अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रांड बैंक क्या है, आप बताएंगे कि ग्रांड बैंक जो है मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है न्यूफाउंडलैंड के तटीय क्षेत्रों में। लेकिन साथ में मछली उत्पादन के साथ में क्या होता है कि इस क्षेत्र में अक्सर दुर्घटनाएं भी होती है, जहाज अक्सर दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से क्या होता है, इस क्षेत्र में अक्सर कुहासा डेवलप हो जाता है, इस क्षेत्र में कुहासा डेवलप हो जाता है जिसके कारण दृश्यता कम हो जाती है और जहाज अक्सर टकरा जाते हैं आइसबर्ग से। यह आइसबर्ग क्या है, ग्रीनलैंड की धारा और लेब्राडोर की धारा आर्कटिक महासागर से बर्फ के बड़े बड़े शिलाखंड यहां पर इस फ्लो क्षेत्र में लाते हैं। तो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान जो समुद्र में तैरते रहते हैं उसे आइसबर्ग के नाम से जाना जाता है। टाइटैनिक
जो अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था उसको दुर्घटनाग्रस्त करने के पीछे ही आइसबर्ग था, जो टाइटैनिक जहाज यहाँ यूरोप से चला था और अपने मार्ग में पहुंचने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड के पास चूंकि कुहासा काफी अधिक था, दृश्यता काफी कम हो गई थी, इसलिए यह एक बड़े आइसबर्ग से टकरा गया और वह डूब गया। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि यह कभी नहीं डूब सकता, और अगर कभी डूबेगा भी तो इसको डूबने में एक सप्ताह का समय लगेगा। लेकिन हुआ क्या कि यह अपनी पहली यात्रा में डूब गया और डूबने में मात्र 3 घंटे का समय लगा। तो यह होता है प्रकृति की मार। प्रकृति की मार जो होती है काफी खतरनाक होती है, इसलिए हमें प्रकृति से संभल कर रहना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर हम जलधाराओं की बात कर रहे थे। एक नॉर्वे की जलधारा, यह है इर्मिंगर की धारा जो आइसलैंड की तरफ जाती है, और यही आगे जाकर ग्रीनलैंड की धारा से मिल जाती है। क्लियर है? उसके बाद एक जलधारा का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर होता है, चूंकि टकरा रही है। एक जलधारा एक जलधारा जो है वह चली गई कहां पर? बे ऑफ बिस्के में। एक जलधारा चली गई कहां पर? यह है बे ऑफ बिस्के, यह बे ऑफ बिस्के की खाड़ी में। तो बे ऑफ बिस्के में जो जलधारा जा रही है उसका नाम है रेनेल की धारा। रेनेल की धारा। क्लियर है? यही धारा फिर ऊपर से टकरा कर आ रही है, तो यहां पर क्या होता है, यह जलधारा इस तरीके से ऊपर फ्लो करके आती है और कनारी द्वीप, यहाँ पर कनारी द्वीप है, इन क्षेत्रों में आ रही है, इसलिए इन द्वीपों के नाम पर इस जलधारा का नाम हो गया कनारी की धारा। तो यह एक ठंडी जलधारा है, चूंकि यह ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो इस जलधारा कनारी द्वीप की ओर आ रही है, इसलिए इस जलधारा का नाम पड़ गया कनारी की जलधारा। तो काफी महत्वपूर्ण जलधारा है। यह एक ऐसी ठंडी जलधारा है कि इसी ठंडी जलधारा के कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ, विश्व के सबसे बड़े उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का विकास हुआ है, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट के विकास के 2 प्रमुख कारण है। उसमें एक प्रमुख कारण यह भी है कि इसके तटवर्ती क्षेत्रों में ठंडी जलधारा कनारी की धारा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किस जलधारा के प्रभाव के कारण सहारा के मरुस्थल का विकास हुआ है, तो आप बताएंगे कनारी की धारा। तो देखिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हमने कितनी जलधाराओं की चर्चा की। पहला यह है उत्तरी विषुवतरीय जलधारा। यही जलधारा जब आगे की ओर बढ़ी, चूंकि विषुवत रेखा के उत्तर में, इसलिए इसका नाम पड़ा उत्तरी विषुवतरीय जलधारा। यही जलधारा जब आगे बढ़कर के वेस्ट इंडीज द्वीप के पूरब की ओर जा रही है, जिसका नाम पड़ गया एंटाइल्स की धारा। क्लियर है? जो वेस्ट इंडीज द्वीप के पश्चिम से होकर जा रही है, इसका नाम है कैरेबियन की धारा। मैक्सिको की खाड़ी से जो जलधारा निकल रही है उसका नाम है फ्लोरिडा की धारा। जब फ्लोरिडा की धारा और एंटाइल्स की धारा ये दोनों आपस में मिल गई, तो इस जलधारा का नाम पड़ गया गल्फ स्ट्रीम। यही गल्फ स्ट्रीम की धारा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पहुंचकर इसकी दिशा जो उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर थी, अब यह पूरब की ओर मुड़ जाती है पछुआ पवन के प्रभाव के कारण, और इसका नाम पड़ जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे बढ़कर यूरोप के तट से टकराती है और यह एक नॉर्वे की ओर चली जाती है, इसका नाम है नॉर्वे की यह धारा। एक आइसलैंड की ओर चली जाती है, इसका नाम है इर्मिंगर की धारा। एक धारा बे ऑफ बिस्के में आती है, इसका नाम है रेनेल की धारा। एक धारा अफ्रीका के पश्चिम तट की ओर आती है, इसका नाम है कनारी की धारा। उसके बाद आर्कटिक महासागर से 2 जलधाराएं आती है। एक ठंडी जलधारा है, इसका नाम है जो ग्रीनलैंड के पूरब से आ रही है, इसका नाम है ग्रीनलैंड की धारा। और ग्रीनलैंड के पश्चिम से जो आ रही है, इसका नाम है लेब्राडोर धारा। ये दोनों जलधाराओं के मिलने के कारण, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा के मिलने के कारण क्या होता है कि न्यूफाउंडलैंड के तटीय क्षेत्रों में मछली उद्योग का अच्छा विकास हुआ है, जिसका नाम है ग्रांड बैंक। इसके अलावे यह क्षेत्र जो है हमेशा धुआंसों का क्षेत्र है, धुआं छाया रहता है, धुआं छाया रहता है ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने के कारण, जिसके कारण इस क्षेत्र में दृश्यता कम हो जाती है और अक्सर यहाँ दुर्घटनाएं भी घटित होती है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यह बता दें कि चूंकि एक गल्फ स्ट्रीम धारा जो आगे बढ़कर यूरोप के तट से टकरा रही है, अगर यह जलधारा नहीं होती तो यूरोप का एक यह क्षेत्र जो है जहां पर अक्सर बड़े बड़े बंदरगाह का विकास हुआ है, यह बिल्कुल यूरोप का क्षेत्र बिल्कुल मतलब बैकवर्ड क्षेत्र में चला जाता, क्योंकि इस क्षेत्रों में इतने जाड़े का मौसम कंटिन्यू पूरा का पूरा जम जाता, बंदरगाहों का विकास नहीं हो पाता, और यूरोप की तरक्की जो है आज इतनी अधिक है बंदरगाहों के कारण, वह नहीं हो पाती। तो चूंकि गल्फ स्ट्रीम जो धारा जो है यूरोप के क्षेत्रों को या यूरोप के पश्चिम में जो बंदरगाह क्षेत्र है उसको जमने से बचाती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको हम बताएं। अब आते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पुनः एक जलधारा चलती है पश्चिम से, पुनः एक जलधारा चलती है पूरब से पश्चिम की ओर। इस जलधारा का नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, चूंकि विषुवत रेखा के दक्षिण में। यहां पर ब्राजील के
तटीय क्षेत्र से टकराकर यह दो भागों में बढ़ती है। एक उत्तर में उत्तरी विश्व की धारा से मिल जाती है और दूसरा दक्षिण में इस तरीके से आती है जिसका नाम है ब्राजील। चूंकि यह ब्राजील का एरिया है, यह ब्राजील का तटीय क्षेत्र है, यहाँ देखेंगे आप, यह ब्राजील का तटीय क्षेत्र है, यह भाग ब्राजील का तटीय क्षेत्र है। तो ब्राजील के तटीय क्षेत्रों से जब जलधारा टकरा रही है तो के तटीय क्षेत्र में फ्लो हो रही है, तो इसका नाम ब्राजील की जलधारा का नाम पड़ रहा है। तो यह भाग हो गया दक्षिणी विश्व की धारा, यह हो गया ब्राजील की धारा। अब देखिएगा होता क्या है कि यह जलधारा जब पुनः आई तो यहां पर आकर पुनः, चूंकि 40 डिग्री के क्षेत्र में पछुआपन का प्रभाव होता है, तो इस जलधारा के समान यह जलधारा भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और इसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह। इसकी विशेषता क्या है कि यह तीनों महासागरों में फ्लो करती है और एकमात्र जलधारा है जो पूरे विश्व का चक्कर लगाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकमात्र जलधारा का नाम बताइए जो पूरे विश्व का चक्कर लगाती है, तो यही जलधारा है जिसका नाम है दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह। अटलांटिक महासागर में है तो इसे दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह कहेंगे। जब यही जलधारा इंडियन ओशन में जाती है तो इसको दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह के नाम से जानेंगे और यही जलधारा जब आगे फ्लो करते हुए पैसिफिक ओशन में आती है तो इसका नाम दिया गया दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह। यही जलधारा जब यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप से टकराकर इधर की ओर आती है तो यहाँ पर यह इससे मिलती है, किससे? ब्राजील की धारा से। तो यहाँ पर इन दोनों जलधाराओं का जो संगम होता है, इसके बाद यह ठंडी जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है जिसका नाम हो गया अटलांटिक महासागर में इसका नाम हो गया दक्षिणी अटलांटिक पवन प्रवाह। ये हो गया तीसरी जलधारा। तीसरी जलधारा जो ठंडी जलधारा है, ध्यान दिएगा, यह तीसरी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। यह है फॉकलैंड, क्योंकि फॉकलैंड के तटीय क्षेत्रों से आ रही है इसलिए इसका नाम हो गया फॉकलैंड की धारा। यह भी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो फॉकलैंड की धारा भी एक ठंडी धारा है। इसके बाद यह यहां पर इससे टकराकर अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों से टकराती है और टकराने के बाद यह पुनः एक धारा का इसका विंग ऊपर की ओर आता है, क्योंकि इस धारा का नाम है बेंगुला की धारा। तो यह कौन सी जलधारा हो गई? बेंगुला की धारा। यह भी एक ठंडी जलधारा है और इसी ठंडी जलधारा के प्रवाह के कारण इस क्षेत्र में नामीबिया और कालाहारी मरुस्थल का विकास हुआ है, डेजर्ट का विकास हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कालाहारी डेजर्ट या सहारा डेजर्ट का विकास के पीछे कौन सी जलधारा है, तो कालाहारी डेजर्ट के विकास के पीछे कौन सी जलधारा है? यह बेंगुला। और सहारा मरुस्थल के विकास के पीछे कौन सी जलधारा है? तो यह कनारी। तो एक मैंने विथ फिगर आपको बताया कि कौन कौन सी महासागरीय धाराएं। अगर इसका क्रम से आप देखेंगे तो दक्षिण अटलांटिक में यह विषुवत रेखा के दक्षिण में, जिसका नाम हो गया दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। इसके बाद ब्राजील के तट के पास आई तो इसका नाम ब्राजील की धारा हो गया। इसके बाद यह मुड़ गई पछुआ पवन के प्रभाव के कारण, तो इसका नाम है दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह। यह आगे बढ़कर अफ्रीका के तट से टकराती है और काला यहां पर आ रही है तो इसका नाम हो गया बेंगुला की धारा। यह भी ठंडी जलधारा है। और एक जलधारा इधर आ रही है जिसका नाम फॉकलैंड की धारा। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक इसमें आप और समझ सकते हैं कि उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, यह देखिएगा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा और यह उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। दोनों धाराओं का जल जब इधर आता है तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि सी लेवल ऊंचा हो जाता है, इस क्षेत्र में सागर का जल ऊंचा हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि इस क्षेत्र से इन दोनों के बीच में एक काउंटर करंट का जन्म होता है। इन दोनों के बीच में एक काउंटर करंट चलती है, विपरीत धारा चलती है जो गिनी की तट की ओर आती है। इस धारा का नाम है प्रति विषुवत रेखीय धारा। प्रति मतलब उल्टा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के बीचों बीच फ्लो होता है, लेकिन इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, अर्थात यह उल्टा है, इसलिए इसका नाम प्रति विषुवत रेखीय धारा हुआ। या इसे कहते हैं, चूंकि ये गिनी की खाड़ी की ओर आ रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया गिनी की धारा। ध्यान दिएगा। तो इन दोनों धाराओं के बीच में जो जलधारा चल रही है उसका नाम है प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो एक मैंने विथ फिगर आपको इन जलधाराओं का एक फ्रेम दिखाया। अब ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, एक इसी धाराओं के क्रम में एक महत्वपूर्ण सागर का विकास होता है जिसका नाम है सारगैसो सागर। तो सारगैसो सागर क्या है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा द्वारा एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम पाया जाता है। क्लियर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम जो इसके पश्चिम में, कनारी धारा पूर्व में और उत्तर में क्या है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। इन धाराओं के मध्य में क्या होता है, जल का एक स्थिर भाग पाया जाता है। इस चक्र के अंतर्गत शांत और गतिहीन जल पाया जाता है जिसमें सारगैसम घास काफी फली फूली रहती है, काफी फैलती है। इस गतिहीन बंद जल के क्षेत्र को ही सारगैसो सागर कहा जाता है। इस सागर का विस्तार
20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सारगैसो सागर किस महासागर का अंग है, तो आप बताएंगे यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्लियर है। एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व के उस एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई तटरेखा नहीं है, तो यह है सारगैसो सागर। कैसे इसकी तटरेखा होगी, क्योंकि इसके चारों जो बाउंड्री लाइन है वह आप देख रहे हैं इस फिगर में, यह सारगैसो सागर का भाग है। यह पूरा एरिया सारगैसो सागर का भाग है। एक अलग सागर है, यह शांत और गतिहीन जल का भाग है, जिसके इधर देखिएगा यह गल्फ स्ट्रीम है। क्लियर है। यह एजोस करंट है, यह यहाँ पर कनारी करंट है, यह है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है यानी उत्तरी विषुवतीय धारा है, यह एंटाइल्स की धारा है। तो इस प्रकार क्या देखेगा कि यहाँ का जल जो है बिल्कुल लॉक हो गया है, पैक हो गया है, और गतिहीन जल का यह जो भाग है इसे ही कहा गया सारगैसो सागर। इसमें सारगैसम नामक घास जो है काफी फैली हुई है। एक देखिएगा यह सारगैसम घास है ना। तो यहाँ पर सारगैसम घास की अधिकता के कारण ही इसका नाम पड़ा सारगैसो सागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो भी जलधाराएं हैं उसको मैंने विद फिगर आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसको आप एक और वर्ल्ड के आउटलाइन मैप में 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं हैं, कौन गर्म है, कौन सी ठंडे है, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। ओके।